गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता बेटाओ, हम हमारे बाजार दर्शन पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर ली है। आइए आज हम कुछ नई जानकारियों के साथ हमारे पाठ की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बेटा, इसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले जो बात बताई थी वो बताई थी कि लेखक का पहला मित्र बाज़ार जाता है, बाज़ार से कई वस्तुएं खरीद लाता है और वो अनावश्यक वस्तुओं के कारण से दुखी भी होता है। दूसरा मित्र जाता है, वह बाज़ार से कुछ भी नहीं लेके आता है, वह भी दुखी होता है। अब बाज़ार के दो उपभोक्ताओं का वर्णन करने के बाद लेखक ने बाज़ार की कुछ विशेषताएं बताई है कि बाज़ार का जादू होता है, बाज़ार के जादू की मर्यादा होती है, बाज़ार कैसे जाना चाहिए, बाज़ार कैसे नहीं जाना चाहिए, बाज़ार को अगर जाते समय हमारा मन खुला रहेगा, मन बंद रहेगा, हमारी जेब भरी रहेगी, जेब खाली रहेगी, तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कल हमने कुछ इस प्रकार की चर्चाएं हमारे इस पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्राप्त की थी। तो आइए आज हम एक नई इस पाठ से संबंधित चर्चा को जारी करते हैं। देखो बेटाओ, आप सब देख रहे हो यहाँ पर कि लेखक कह रहा है अब कि हमें हमारे मन को हमारे ऊपर पूरी तरीके से हावी नहीं होने देना चाहिए। मन हमारे अनुसार चलना चाहिए, न कि मन के अनुसार हम चले। अर्थात मन हमारे शरीर का एक अंग है, न कि स्वयं खुद उस पूरे शरीर का कुल। तो इस तरीके की चर्चा हम कल कर चुके थे। तो देखिए बेटाओ, अब नई चर्चा हमारे सामने स्टार्ट हो रही है। पड़ोस में एक महानुभव रहते थे जिनको लोग भगत जी कहते थे। लेखक कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस में एक महान अनुभवी व्यक्ति रहते थे जिनका नाम क्या था, भगत जी। अर्थात लोग उन्हें भगत जी के नाम से जानते थे। तो देखो, पहले मित्र की चर्चा हो गई, दूसरे मित्र की चर्चा हो गई, अब इनके पड़ोसी की बात बता रहे हैं जिनका नाम क्या है, भगत जी। यह भगत जी बाजार में चूरण बेचते थे। क्या काम करते थे बेटा? चूरण बेचने का। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गया, लेकिन किसी एक भी दिन चूरण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाया। कितने पैसे से? 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाया। मतलब 6 आने की कमाई हुई, उसके बाद उन्होंने इससे ज़्यादा कमाना कभी अपने लिए आवश्यक न समझा। चूरण उनका आसपास सरनाम था। एक शब्द आया है यहाँ पर, सरनाम। सरनाम का अर्थ होता है बेटा प्रसिद्ध। और आप जानते हो, जब आपकी कोई वस्तु प्रसिद्ध हो जाती है तो उसके खरीदार कितने हो जाते हैं और उससे हम कितनी कमाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि उनका चूरण भी प्रसिद्ध था आसपास में, और खुद तो खूब लोकप्रिय थे। जो भगत जी थे वे खुद भी क्या थे? लोकप्रिय थे। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, अगर उस व्यवसाय के अनुभव को पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। अर्थात अगर उस बिजनेस को वो आगे बढ़ाना चाहते तो आगे बढ़ाने पर वे काफ़ी पैसा अर्थात काफ़ी धन इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन उनकी तो आदत थी, 6 आने की कमाई के बाद वो तो आगे कमाई बढ़ाते ही नहीं थे। आगे क्या हुआ सुनिए बेटा, भगत जी के साथ क्या कुछ उनके पास नहीं होता। क्या कुछ नहीं होता उनके पास? सब कुछ होता। देखिए, आप भगत जी को जब अंत दोगे ना, तब आपको समझ में आएगा भगत जी कैसे चरित्र है इस पाठ के अंदर। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, लेखक कह रहा है 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि उनका चूरण हाथों हाथ बिक जाता है। चूरण लेके बाजार में गए और देखते देखते वो चूरण बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते। थोक का मतलब होता है दुकानदारों को, कि दुकानदारों को दे देते कि तुम डिटेल में बेचा करो, मैं तुम्हें थोक से दे देता हूँ, अर्थात एक साथ दे देता हूँ। न व्यापारियों को बेचते थे, न कोई पेशगी ऑर्डर लेते थे। अर्थात वो कोई पेशगी ऑर्डर नहीं लेते थे, अर्थात जैसे ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर पे चूरण बना दिया और लोगों को वितरित कर दिया, ऐसा भी नहीं करते थे। बंधे वक्त पर अपनी चूरण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। लोग उनका चूरण लेने को उत्सुक जो रहते थे, लोग तो तैयार रहते थे कब भगत जी आएंगे और कब भगत जी का चूरण हम लेंगे। आगे क्या हुआ सुनिए बेटाओ।
आगे होता है कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते थे, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते थे। अर्थात भगत जी एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति थे, इसलिए भगत जी जब आते थे तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना अर्थात अपना जो व्यवहार था वह उनके सामने आदर्श रूप में प्रस्तुत करते थे लोग, कि भगत जी हमें पहचाने और पहचान करके हमें आशीर्वाद दे। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते। अर्थात वो जो चूरन लेके आते उससे 6 आने की कमाई होने के बाद वे बचे हुए चूरन का क्या करते बेटा, वो बालकों को मुफ्त बांट देते। बालक आते आसपास और उनको फ्री में दे जाते थे। जैसे आप लोगों, अभी आपकी कॉलोनी में कोई पतासी बेचने वाला आया है, अब उसने अपनी आवश्यकताएं सीमित कर रखी है और उसने बना रखा है कि मुझे 100 रुपये दिन के बचाने हैं। 100 रुपये उसके बच गए और आप देख रहे हो कि उसके बाद वह पतासी फ्री में बांट के चला गया। तो उसी प्रकार से हमारे भगत जी है, 6 आने का चूरन हुआ नहीं कि अपने बचे हुए चूरन को बालकों में मुफ्त बांट के चल देते थे। आगे सुनिए बेटा, आगे क्या हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सका हो। अर्थात 6 आने से एक पैसा भी लेना पसंद नहीं करते थे वो। कभी चूरन में लापरवाही नहीं होती, चूरन हमेशा बढ़िया स्वादिष्ट चूरन मिलता था। और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा कि कभी वो बीमार पड़े हो, अस्वस्थ हो गए हो, या फिर उन्होंने आने में कभी देरी की हो। इस प्रकार से लेखक ने कभी देखा नहीं। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। तो बाजार का जादू भगत जी पर क्यों नहीं चल पाता था? बाजार का जादू भगत जी पर क्यों नहीं चल सकता था? प्रश्न बन गया आपके लिए यहाँ पर। भगत जी बाजार में कितने की कमाई करते थे, ये भी प्रश्न बन गया। 6 आने कमाने के बाद बचे हुए चूरन का भगत जी क्या करते थे, ये भी प्रश्न बन गया। तो इस तरीके से जो प्रश्न बन रहे बेटा उन्हें नोटिस करते जाओ आप। आगे सुनिए। तो बाजार का जादू भगत जी पर नहीं चलता था। बाजार का जादू किन पर चलता है बताओ आप, जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश। तो आपने सही बताया होगा क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको। आगे सुनिए। कहीं आप भूलने कर बैठिएगा। अब लेखक देखो क्या कहने जा रहे हैं। कहीं आप भूलने कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। कहीं आप ऐसा सोचो कि लेखक स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी अलगी बात सोचेगा भी नहीं। नहीं यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य अर्थात मान्यता प्राप्त पाठक से उस चूरन अर्थात जो पढ़ रहे हैं, जो उस पाठ को पढ़ रहे हैं, वे पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी था या नहीं था, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी है। नाचीज का अर्थ होता है बेटा सामान्य। चूरन वाला भगत तो हमारे सामने क्या था बेचारा, एक सामान्य। उसको तो मालूम ही नहीं था कि लोभ क्या होता है, उसको मालूम ही नहीं था स्वार्थ क्या होता है, उसको मालूम ही नहीं था ऐशो आराम क्या होता है। तो वह तो नाचीज आदमी था। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। कैसे? कि उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। तो ये एबिलिटी, ये गुण उसके अंदर ज़्यादा थे भगत जी के अंदर। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भगत जी पर बाजार का जादू वार क्यों नहीं कर पाता। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। माल बिछा के बिछा रह जाता, उसका मन अडिग रहता, मतलब उसका मन किसी प्रकार से डगमगाता नहीं था, स्थिर रहता, अडिग रहता। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो। पैसा आपको पता है 6 आने के बाद कितना चूरन बचता था, तो पैसे में चाहते तो बेच सकते थे। तो पैसा आ रहा है कि मुझे ले लो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं, माल बिछा रह जाता, उनका मन अडिग रहता, पैसा उनके आगे भीख मांगता, लेकिन मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वे निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में अर्थात उसको दुखी गर्भ से बिलबिलाता हुआ ही छोड़ करके चल देते। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सैलज्ज ही न हो जाती होगी? अर्थात पैसा भी उसके सामने लज्जित हो जाता कि मैं दुनिया में इस प्रकार से प्रसिद्ध हूँ कि आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पैसे को प्राप्त नहीं करना चाहता। लेकिन भगत जी कैसा प्राणी है कि पैसे को कोई
मोल ही नहीं देते। वो तो पैसे को इतना कमाते हैं जितने से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो, उसके बाद उसके लिए पैसा कोई मतलब ही नहीं है, चाहे संसार में करोड़ों रुपए उसके सामने पड़े हो। तो इस तरीके से पैसा भी उसके आगे हार गया। पैसे की व्यंग शक्ति सुनिए। अब देखो आप, पैसे की शक्ति, पैसे का पावर क्या होता है, लेखक ने वो बताया आगे। वह दारुण होती है। बता रहे कि लेखक कह रहे हैं कि भगत जी पर तो नहीं चलती, लेकिन मैं बताता हूँ कि पैसे में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है। वह दारुण है, दारुण का अर्थ भयंकर है। मैं पैदल चल रहा हूँ, लेखक अपने बारे में बता रहा है कि मैं पैदल चल रहा हूँ, पास में ही धूल उड़ाती हुई निकल गई एक मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कांदती एक कठिन व्यंग की ली की आर पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम मोटर है और तुम उससे वंचित हो। वह मुझे अपनी ऐसी विडंबना, विडंबना का अर्थ होता है बेटा दुर्भाग्य, मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। अर्थात मेरे माँ बाप के पास तो मोटर है ही नहीं, तो मैंने इन माँ बापों के घर में जन्म क्यों नहीं लिया। तो लेखक कह रहा है कि देखो पैसा होता तो मैं गाड़ी खरीदता, तो मेरे अंदर तो पैसे को लेकर के सपने सजे हुए हैं, लेकिन भगत जी के पास क्यों नहीं। तो वो पैसे की व्यंग शक्ति की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं सोचने को हुआ था कि हाय, यही माँ बाप रह गए जिनके घर मैंने जन्म लिया, क्यों नहीं मैंने मोटर वालों के यहाँ जन्म लिया। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है, अर्थात विरोधी कर सकती है, अर्थात वैरी बना सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा इस पाठ के अंतर्गत कि यहाँ पर लेखक ने पैसे की व्यंग शक्ति को बड़े ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि पैसे की व्यंग शक्ति क्या होती है। व्यंग का अर्थ आप जानते हो, लक्षण के विपरीत बात करना। आइए इस पेज की अंतिम लाइन पढ़ते हैं। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरण वाले अकिंचित कर मतलब साधारण मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों, बल्कि पानी पानी कहो, अर्थात उसके सामने वो शर्मसार हो जाती। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा है कि भगत जी जो थे वे पूरी तरीके से अपनी आवश्यकताओं को सीमित किए हुए थे, इसलिए भगत जी के ऊपर किसी भी प्रकार से उस पैसे की व्यंग शक्ति अर्थात उस पैसे का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ सका। तो अब बेटाओ, अब हम इससे आगे की चर्चा कल की वीडियो में करेंगे। आज आप इतना ही समझे, बने हुए प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखे और ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ते रहे। इसके बाद मैं आपको व्याकरण के टॉपिक पढ़ाऊँगा 1-2, उसके बाद हम पुनः हमारी दूसरी पुस्तिका को पढ़ेंगे, पीयूष प्रभा को। तो आप लोग बेटाओ अपनी सक्रियता बनाए रखें और ध्यान से पढ़ते रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और समझदार विद्यार्थी इशारे में ही समझ जाना कि मैं आप लोगों से बार बार नहीं कह रहा हूँ कि अपने वर्क को रेगुलर करें, क्योंकि आप लोगों पे मुझे विश्वास है कि आप सबसे सीनियर स्टूडेंट्स हो। जिस प्रकार से मैं सीबीएसई के विद्यार्थियों को मानता हूँ, उसी प्रकार से मैं आरबीएसई के विद्यार्थियों को मानता हूँ। तो इसलिए आप लोग भी बिना कहे अपने होमवर्क को जारी रखें। धन्यवाद।